रिजल्ट आता है तो पता ही नहीं चलता कि करना क्या है क्या नहीं करना, बल्कि मुझे खुद के मतलब जैसे रिजल्ट आया ना तो मैं आंसू कंटेन नहीं कर पा रहा था, वो खुशी के आंसू थे। तो मेरे लगभग 12-13 प्री एग्जाम्स क्लियर किए मैंने। उसके बाद मैं 2 बार सीडीएस क्वालिफाई कर चुका हूँ। एफकेट मैंने 5 बार किया है। उसके बाद सीजीएल भी 2 बार प्री किया है मैंने, और सीएचएसएल भी किया है। सीपीओ भी ये 2 अटेम्प्ट हो गए। दिल्ली पुलिस का भी किया था। तो बच्चों का एक ये भी सवाल होता है कि सर आप तो खाली बेसिक पढ़ाते हो। ऐसा नहीं है कि बेसिक ही पढ़ाते हैं, वो ये है कि बेसिक से पढ़ाते हैं। आपके पापा आर्मी में थे? जी सर, मेरे फादर आर्मी में थे और इन्होंने 30 इयर्स की फुल सर्विस दी आर्मी में। 30 साल। 28 फरवरी को आपके पापा का निधन होता है और उसके कुछ ही दिनों के बाद में आपका पेपर होता है। 10 दिनों के अंदर में जहाँ पर 13वीं भी अभी पूरी तरीके से नहीं होती है और उसके बीच में ही आपका मेंस का पेपर होना, कैसे आपने अपने आप को संभाला, कैसे आपने अपने परिवार को संभाला और कैसे आपने अपनी तैयारी की? मैथ्स में कैलकुलेशन को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि भाई सीपीओ के सवाल बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, वो कैसे आपने कमांड बना? मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा बच्चों को कि अपनी कैलकुलेशन पे जरूर वर्क करना, क्योंकि इस बार सीपीओ में सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जिसकी वजह से कट थ्रोट कंपटीशन वो होने वाला है सीपीओ में। मान लीजिए कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा है तो एक तो ये बोलेंगे अरे पिता के जाने के बाद तो ये तो लोफड़ हो गया है, ये तो घूम रहा है वहाँ पे, इसको क्या मतलब है पढ़ाई से। तो दिमाग में एक वो भी प्रेशर रहता है कि मुझे मेरे पिता के सपने को पूरा करना है। वो सपना पूरा कर दिया इसने। वो सपना पूरा किया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक जबरदस्त से पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ में है मनीष कुमार, जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 है सीपीओ 2024 के पेपर में, जो हरियाणा के हिसार से आते हैं। और आज यकीन मानिए मेरे लाइफ का ये सबसे बेस्ट इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट लिए उनकी कहानियां बहुत अच्छी थी, लेकिन आज एक मेरे पास में ऐसी कहानी है जो शायद आपके रोंगटे खड़े करके रख देगी, जो शायद आपको मेहनत करने पे मजबूर कर देगी, और जहां पर आप ये समझ पाएंगे कि ऑल इंडिया रैंक 1 जो आता है वो सिर्फ ऐसे तुक्के से नहीं आ जाता, उसके लिए एक बहुत कड़ी मेहनत लगती है। तो स्वागत है मनीष आपका। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बढ़िया। द फीलिंग कांट बी एक्सप्रेस्ड राइट नाउ सर। आपके साथ में आपके मम्मी है और मामा जी यहाँ पे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि सर मैं ये चीज़ कर पाया, कि जिससे पहली बात तो मैं आपको पॉडकास्ट में आया हूँ, मैं आपके पॉडकास्ट में। दूसरा मेरे साथ मेरी मदर है। सेम दैट दिस फीलिंग कांट बी एक्सप्रेस्ड दैट आई एम बीइंग इंटरव्यूड राइट नाउ। हमारे साथ में मनीष और हमने बात किया यहाँ पर, तो मनीष ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अलग अलग परीक्षाएं दी और कई बार उनको सफलता भी मिली उसके अंदर में, लेकिन उसके बाद भी वो डटे रहे, मतलब जड़े रहे वहाँ पे, और उसके बाद में जो है ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के। तो जब आपको ऑल इंडिया रैंक 1 आया तो आपको बिलीव हुआ वहाँ पर कि आपका नाम है ये? सबसे पहले तो सर वो बॉडी फ्रीज हो जाती है। मैं ये बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि मतलब जब रिजल्ट आता है तो पता ही नहीं चलता कि करना क्या है क्या नहीं करना। मेरे केस में ये हुआ था कि हम मार्केट में गए हुए थे, बाहर से आए थे, तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन आता है, वो बोलता है कि रिजल्ट में क्या रहा। तो वो एक्चुअली उसका ये था कि वो नेचर बहुत मजाक के नेचर था उसका, तो मुझे नहीं लगा कि रिजल्ट आया होगा, बट उस टाइम उसकी टोन सीरियस थी। तो मैंने कहा कि अभी चेक करता हूँ, तो मेरे अभी मजे नहीं ले रहा है, अभी ये सीरियस बात बोल रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही थॉट्स थे मेरे। तो मेरे हाथ पांव फ्रीज हो गए थे कि चेक करना है तो करना कहाँ से है। ये तो पता चल गया कि रिजल्ट आ गया, तो तब तक मेरे भाई ने चेक कर लिया, उसने वेरीफाई कर लिया कि मेरी रैंक 1 आई है। बट उसके बाद भी मुझे डाउट था कि नहीं यार कोई और दूसरा मनीष कुमार तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी है, क्या ये फाइनल रिजल्ट ही है। तो मैंने मेरे फ़ोन में चेक किया, उसके बाद मैंने दूसरे फ़ोन में चेक किया, उसके बाद मैंने लैपटॉप में अलग से चेक किया, तब जाके मन में हुआ कि हाँ ये मेरा ही रिजल्ट है। चेक करते वक्त में क्या नाम डाल रहे थे, कभी कभी रोल नंबर से क्या क्या मैच कर रहे थे? मैं सर पहले नाम भी डाल के देखा, फिर सोचा कि नाम तो मनीष कुमार बहुत सारे होंगे। उसके बाद मैंने सीधा रैंक सर्च की, जैसे मेरे भाई ने बोला कि रैंक 1 है, तो मैंने डायरेक्ट रैंक सर्च की। अब क्या हुआ था ना कि प्रोसेस इतना लंबा चला था, तो मेरे को मेरा रोल नंबर याद था, तो मैंने रैंक सर्च की SL-0001 वो करके सर्च की, आगे देखा नेम, फादर नेम, मदर नेम, और हाँ तब कंफर्म हो गया था कि मेरा कैटेगरी से लेकर के सारी चीजें वेरीफाई करना। तब बोले कि नहीं भैया मनीष कुमार तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन एक ही मनीष कुमार ऐसा होगा जिसका रोल नंबर ये वाला है और फादर्स नेम भी ये वाला है, तो सेटिस्फेक्शन हो। तो सबसे पहले जब रिजल्ट रैंक 1 आया तो आपने क्या किया वहाँ पे, किसको इन्फॉर्मेशन दी? सबसे पहले सर मम्मी और भाई था साथ में, इन्होंने तो देख ही लिया था। उसके बाद मैंने मेरे घर पे फ़ोन किया, मेरे दादाजी के पास, वो गाँव में रहते हैं। फिर चाचा जी को बताया, फिर सभी दोस्तों को इन्फॉर्म किया एक एक करके। मतलब सभी खुश थे काफ़ी कि रैंक 1 आई है, वो भी प्राउड फील कर रहे थे मेरे पे काफ़ी। मम्मी का एक्सप्रेशन कैसा था रिजल्ट पे? मम्मी को तो सर एक्सप्रेशन ऐसा था कि मतलब उन्हें तो पूरा विश्वास था कि हो जाएगा, तो उन्हें वो कॉन्फिडेंस था कि हाँ तेरा ही रिजल्ट है। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख धरी भरनम ना हो, मैं आंसू कंटेन नहीं कर पा रहा था, वो खुशी के आंसू थे। तो वो फीलिंग भी एक्सप्रेस नहीं की जा सकती सर, कि मतलब
अपने आप बॉडी मतलब आंखों से आंसू आ रहे थे और ना ही उनको कंट्रोल कर पा रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो फीलिंग मैं आप स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगा कि वो फीलिंग अनमैच्ड है टोटली मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज कैमरे पे शायद हम जितना भी कह लें, लेकिन उस वक्त जो हम महसूस करते हैं वो अलग ही होती है। मम्मी आपकी बता रही थी कि जब आप मेडिकल के लिए गए थे तो आप वहां पर ये कह के चले आए मेरा तो रैंक आएगा, मतलब क्या था वो बात, थोड़ा एक बार बताइए। वो कह रही थी सर कि बेटा तेरा तो दिल्ली पुलिस में एसआई में हो गया। अच्छा। तो ये बोले सर मेरा एसआई नहीं, मेरी तो रैंक आएगी बोले। अच्छा। हाँ ऐसे सीधा बोले, रैंक ही आ सीधा ऐसे ही बोला वो था सर ये। मैं इंसिडेंट बताता हूँ आपको। क्या था ना, जैसे जहाँ पे मेडिकल था तो वहाँ स्टाफ था, वो वैसे ही डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर रहे थे, तो वो मार्क्स पूछ रहे थे ऐसे ही किसी किसी बच्चे के, तो मेरे पूछ लिए उन्होंने। तो मैंने उनको बताया कि मेरे ये मार्क्स हैं, तो उन्होंने कहा कि गुड यार आपका तो दिल्ली पुलिस में हो जाएगा। तो मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस में तो होगा ही शॉर्ट बट मेरी रैंक आने वाली है। नंबर कितने हैं आपके, कितने नंबर marks सर हैं? टोटल मार्क्स मेरे हैं 376.8। 376.8। यस सर। प्री में कितने मार्क्स हैं और मेंस में कितने हैं? प्री में है सर मेरे 170.55 आई गेस, और मेंस में है मेरे 196 और 197 ऐसे कुछ। बीच में प्री में किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर हैं? प्री में सर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स तो याद ही नहीं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लगभग 1 साल से ऊपर हो ही चुका है प्री हुए, तो याद नहीं है, बहुत याद ज़्यादा। नहीं है सर वो। और अभी मतलब इतना समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि माइंड अभी भी इसी में है कि हाँ मतलब हो गया, माइंड वो प्रोसेस ही कर रहा है सर अभी तक। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि हम आपके घर में हैं और यहीं पर पॉडकास्ट ले रहे हैं, और मेरे ऊपर आपके पापा की फोटो है, देवराज उस पर नेम प्लेट लिखा हुआ है। तो आपके पापा आर्मी में थे? जी सर, मेरे फादर आर्मी में थे और इन्होंने 30 इयर्स की फुल सर्विस दी आर्मी में। 30 साल? जी सर। और 30 साल किस पद पे थे वो? जी सर, अभी रिटायर हुए थे सूबेदार के पोस्ट से। सूबेदार के पोस्ट जी से? सर। और रिटायरमेंट के बाद उनको मिली है ऑनररी सूबेदार मेजर की पोस्ट। तो कब आपके फादर रिटायर हुए? मेरे फादर रिटायर हुए सर 31 जनवरी 2025 में। yes sir। और फिर क्या ऐसी घटना हुई कि पापा आज आपके साथ में नहीं है, मतलब क्यों? सर मेरे फादर डिसीज होने का कारण ये कि मतलब हम एक फैमिली फंक्शन में गए थे, तो वहाँ मेरे अंकल जो थे वो बीमार हो गए थे सडनली, उनको बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी में प्रॉब्लम आ गई थी, तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। तो मेरे फादर एज ए अटेंडेंट गए थे, तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मेरे चाचा को वो डिस्चार्ज करे थे हॉस्पिटल से, उसी दिन सुबह मेरे फादर का हार्ट फेलियर हो गया, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर मेरे साथ आप लोगों के बीच में नहीं। और वो दिन क्या था, वो तारीख क्या थी जब आपके पापा आप लोगों को छोड़ करके चले गए? सर 1 ही महीना हुआ था उन्हें रिटायरमेंट आए हुए। रिटायरमेंट 1 महीना भी कंप्लीट नहीं था। 28 फेब को सुबह एक्सपायर हो गए थे वो 8:30 बजे। 28 फरवरी को आपके पापा का निधन होता है और उसके कुछ ही दिनों के बाद में आपका पेपर होता है। जी सर। कितने तारीख को सीपीओ के मेंस का पेपर था? 8 मार्च 2020 8 मार्च को। एग्जाम था। सर 10 दिनों के अंदर में जहाँ पर 13वीं भी अभी पूरी तरीके से नहीं होती है और उसके बीच में ही आपका मेंस का पेपर होना, कैसे आपने अपने आप को संभाला, कैसे आपने अपने परिवार को संभाला और कैसे आपने अपनी तैयारी की? तो 10 दिन में नहीं सर, एग्जैक्टली 8 डेज ही थे। 8 दिन। और उस दिन में हाँ, फरवरी 28 दिन का। Make sure तो that you मेरे साथ have to वैसे तो मेरा sacrifice पूरा परिवार था, मेरे anything साथ साथ मेरे ताऊ थे, which will सब थे, take you to पूरी your फैमिली goal. थी। बट हाँ मतलब उन्होंने भी सपोर्ट किया कि भाई, जैसे उनको मैंने बताया मेरे चाचा को कि ऐसे ऐसे एग्ज़ाम है, तो उन्होंने बोला कि तू जा। मतलब मेरा तो माइंड बिल्कुल टूट ही चुका था कि अब कैसे एग्ज़ाम दे पाऊँगा, कैसे क्या होगा। तो चाचा ने सपोर्ट किया कि भाई एग्ज़ाम देने जा। और उसके बाद वो एक्चुअली मेरे साथ ही गए थे मेरे चाचा, तो पीछे से मेरे ताऊ भी थे, मेरी पूरी फैमिली थी, उन्होंने घर पे भी संभाला, सब कुछ किया उन्होंने। पूरा मतलब ये था कि भाई तू जा, अच्छे से एग्ज़ाम देना। हालांकि माइंड तो टूट चुका था। फिर मैं गया मेरे चाचा के साथ एग्ज़ाम देने, वहाँ भी उन्होंने हौसला बढ़ाया एग्ज़ाम सेंटर के बाहर की अच्छे से देना, चिंता मत करना। तो एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद तो मुझे 1-2 फ्रेंड्स मिल गए थे जो फिजिकल के टाइम मिले थे मुझे। अब उन्होंने पूछा कि जैसे गंजा हो गया था मैं बाल कटवाले, तो वही पूछ रहे थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई अच्छे से देना। तो मैं बस एग्ज़ाम के टाइम मेरे दिमाग में यही बातें आ रही थी जो मेरे फादर ने बोली थी कि मतलब जो उन्होंने मेरे में विश्वास जताया था कि तू कर लेगा, तो मेरे दिमाग में वही बातें आ रही थी और उन्हीं से मैं कर पाया सर। हालांकि एग्ज़ाम में बीच बीच में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, बट मैंने उन सबको काउंटर किया और मेरा पूरा एग्ज़ाम में ही फोकस था और उसी की वजह से मैं कर पाया सर, जो मेरे फादर ने मुझे बातें कही हुई थी। उस समय तो ऐसा पल होगा कि आपको ये लग रहा होगा कि मुझे अपनी मम्मी के पास में ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, अपने परिवार में वक्त वहाँ पर ज़्यादा देना है, लेकिन फिर भी पेपर के लिए हिम्मत जुटाना। तो उसमें आप कितना रोल मानते हैं अपनी माँ का, अपने भाई का? मैं सर पूरा रोल इन्हीं को क्रेडिट देता हूँ मैं, क्योंकि मेरा मन तो बिल्कुल टूट ही चुका था। ये कह रहा था कि नहीं, अब एग्ज़ाम ना तो देने की कंडीशन में है, ना ही दे पाएगा।
बट इन्होंने ही मुझे बोला कि तू जा एग्ज़ाम देने, तू कर लेगा। तो जो विश्वास इन्होंने मेरे में दिखाया था उसी की वजह से मैं एग्ज़ाम दे पाया। और साथ में पूरी फैमिली थी, मेरे ताऊ थे, मेरे चाचा थे, उन्होंने पूरा मुझे हौसला दिया कि भाई यू कैन डू इट, सो यू शुड गो फॉर इट। उसी की वजह से मैं गया, मैंने एग्ज़ाम दिया अच्छे से, पूरे फोकस के साथ, नेगेटिव थॉट्स को काउंटर किया और एग्ज़ाम में मेरा रिजल्ट आपको पता है सब बहुत बढ़िया है। जब इनका पेपर था उस समय आप इनको किस तरीके से देखती थी? वो जो 8 दिन का समय था, ये कितना पढ़ाई कर पा रहे थे उस टाइम पे? ये इसने पढ़ाई तो कुछ नहीं की उस टाइम। वो 8 दिन कुछ पढ़ाई नहीं ना, की, कोई कुछ मॉक नहीं। टेस्ट नहीं लगाया, कुछ नहीं किया? पढ़ाई कुछ नहीं करी सर। अच्छा। हाँ, बस इसके दिमाग में ऐसे ही हो रहा था कि भाई ये कैसे हो गया अचानक। फिर इसके चाचा ने भी बोला, इसके ताऊ ने भी, बेटा थोड़ी बहुत देर पढ़ तू और पेपर दे के आना मुझे। फिर इसने भी ऐसे थोड़ा, मैंने भी समझाई मेरे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं सही हूँ और तू तेरा काम कर, आगे बढ़ना है। ऐसे पीछे बात है वो तो आज से निकल गई, अब भविष्य की बात है। अपनी पढ़ाई कर, अच्छे से है, अच्छे से रहेंगे। ये नहीं है कि पढ़ाई छोड़ के ऐसे बोलेंगे लोग कि पापा गया और इधर ही घूम रहा है लड़का, तो तेरे को कामयाब होना है। जैसे बोला था कि अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से कामयाब होना है। ये भी बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि मान लीजिए कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा है तो एक तो ये बोलेंगे अरे पिता के जाने के बाद तो ये तो लोफड़ हो गया है, ये तो घूम रहा है वहां पे, इसको क्या मतलब है पढ़ाई से। तो दिमाग में एक वो भी प्रेशर रहता है कि मुझे मेरे पिता के सपने को पूरा करना है। वो सपना पूरा कर दिया इसने। वो सपना पूरा किया आपने। आप उस समय इनको कैसे देख पा रहे थे? उस समय के हालात थोड़ा आप बताइए ताकि उस समय जान पाए। उसमें के हालात ऐसे थे इनके कि ये छोटा भाई है, ये सेलेक्ट हो रखा था, इनकी भी जो में दिल्ली वाला ये चल रहा था कि भाई सेलेक्ट कर लेंगे। बाद में इनकी तरफ देख रहे थे तो मैं बार बार इनसे पूछा था कि भाई आपका बेटा पढ़ाई को आप डिस्टर्ब मत करना। जैसे इनकी मम्मी जी ने बोला कि भाई हमने भविष्य को देखना है, तो खुद बच्चा भी इतना कैपेबल था सर कि उस टाइम ना एक वीक ना पढ़ के भी खुद डिस्टर्ब होता है। भाई अचानक पिताजी के साथ ही हादसा हो गया तो अभी कैसे करें। तो जैसे बच्चे ने बताया कि परिवार का पूरे ने इसका साथ दिया और बच्चा ने खुद ने फिर उसी को ये रख लिया कि भाई सब तेरे को बोल रहे हैं तो खुद कैपेबल है, कर सकता है। और इसने फिर वही बात अपने ऊपर लेके आज आपके सामने एक अच्छा रंग लेके मानना पड़ेगा आपकी मेहनत को, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि तैयारी के अंतिम के जो 10 दिन होते हैं वो लगभग महीने भर के बराबर में होते हैं। उस अंतिम के 10 दिनों में एक इंसान का दिमाग सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो मॉक टेस्ट देने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो रिवीजन करने की कोशिश करता है। लेकिन जो तैयारी के आखिरी हफ्ता था वहाँ पर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की और उसके बाद भी जा कर के मेंस में सीधा 196 प्लस का स्कोर करना, ये कैसे किया आपने? सर बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ कि लास्ट के 10 दिन एक महीने की तरह होते हैं, बट लेट मी स्पिट आउट द ट्रूथ सर कि एक्चुअली मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम था 20 को, जो कि मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। नर्वसनेस की वजह से सारा पेपर बेकार हो गया था और मैं 10 दिन नहीं सर, मैं 20 जनवरी के बाद पढ़ाई नहीं था सर। 20 जनवरी से लेकर के 8 मार्च तक आपने कोई पढ़ाई नहीं था। मैं बिल्कुल ये हो गया था कि अभी चलो एग्जाम बेकार गया सीजीएल का, तो एक दो दिन का रेस्ट लेते हैं, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करते हैं। बट उसके बाद फैमिली में फंक्शन था तो ऐसे करते करते मैं सोचा कि लास्ट में बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैंने तैयारी पहले कर रखी थी। फिजिकल के बाद से ही मैं अच्छे से लग गया था तो मेरी तैयारी बढ़िया थी। तो मैंने उस समय बिल्कुल ढीला छोड़ दिया था शरीर को कि अभी थोड़ा रिलैक्स ही करते हैं। तो उसके बाद मैं ऑब्वियस रीज़न है कि ये माहौल हो गया था, तो मैं उस टाइम भी नहीं पढ़ पाया। तो मैं बिल्कुल ब्लाइंड गया था, हालांकि मेरी प्रिपरेशन फिजिकल के बाद से अच्छी थी, बट जो लास्ट टाइम था रिवीजन का उस टाइम मैं रिवीजन नहीं कर पाया सर। बात करते हैं थोड़े तैयारी के ऊपर में, तो थोड़ा उससे पहले चलते हैं और पहले की बातों को समझते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो स्कूलिंग है वो कहाँ से हुआ है और कहाँ से पढ़ाई किया आपने? सर स्कूलिंग हुई है मेरी आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार से 10th क्लास से, और 12th भी मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार से किया है। हिसार से? जी सर। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिसार से, यहीं एडमिशन ले लिया था। तो जैसे आपने बताया कि आपने सारी पढ़ाई जो है वो यहीं से किया, हिसार से ही किया, 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, सब कुछ। अक्सर ऐसा होता है कि लोग ये कहते हैं कि बड़े शहर के लोग ही यहाँ पर नौकरी लेकर के जाते हैं क्योंकि उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपने तो पूरी की पूरी पढ़ाई जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट से ही की। आपको किसी बड़े शहर की आवश्यकता नहीं पड़ी, आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कभी ऐसा लगा नहीं आपको कि भाई बाकी लोग तो बड़े बड़े शहरों से हम पढ़ रहे हैं, हम यहीं पर हैं, हम कहीं निकाल भी पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? तो वैसा महसूस नहीं हुआ? एक्चुअली क्या था सर, मेरी जैसे पूरी पढ़ाई मेरे होम टाउन से हुई है, तो मुझे ये था कि हाँ यहीं पे रह के करते हैं कुछ। मन में तो ये था कि भैया बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, सब जाते हैं दिल्ली, इतनी भीड़ है वहाँ। बट मुझे ये था कि
मेरा मतलब ऑनलाइन स्टडी में मेरा बढ़िया हो रहा था कि मैं ऑनलाइन फोकस कर पा रहा था बढ़िया। ऑनलाइन क्लास अगर आप ले रहे हो उसमें आपका फोकस बन रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, तो उसमें आपका वो बेस्ट लगता है मुझे, मेरा ये ओपिनियन है। तो मेरा वो बढ़िया हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन ही तैयारी की जाए, तो तैयारी ऑनलाइन शुरू की। मेरा एक सवाल है कि सीपीयू ही क्यों? मतलब लोग सीजीएल भी करते हैं और बाकी पेपर्स भी देते हैं, बट क्या सीपीयू आपकी पहली प्रेफरेंस थी, और थी तो क्यों थी? सीपीयू सर ऑब्वियसली मेरी पहली प्रेफरेंस थी, वो इसलिए क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म का क्रेज़ था। जैसे मैंने मेरे फादर को देखा था बचपन से कि वो यूनिफॉर्म में हैं, वो आर्मी में थे, तो मुझे भी ये था कि मतलब बचपन से ही वो माइंड में ये बन गया था कि हाँ लेनी है तो यूनिफॉर्म जॉब ही लेनी है, तो इसलिए मेरी सीपीयू पहली प्रेफरेंस ही थी। पहली प्रेफरेंस थी आपकी। सीपीयू की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको क्या कदम उठाया आपने? मतलब कैसे सोचा कि तैयारी कैसे करेंगे? मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, 4 सब्जेक्ट हैं, पहाड़ से जैसे इनके सिलेबस है वहाँ पे, तो कैसे तैयारी करने का सोचा आपने? सबसे पहले तो सर बात ये है कि मैं स्टडीज़ में एवरेज था, मतलब बेटर, मोर देन एवरेज कह सकते हैं, तो मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था कि कर सकते हैं तैयारी, तो मैंने ऑनलाइन ही तैयारी शुरू की थी। उसके बाद जैसे सबसे पहले तो मैंने फर्स्ट स्टेप ये लिया कि अपना ये देखते हैं सिलेबस क्या। उसके बाद मैंने सबसे पहले सिलेबस देखा कि ये सिलेबस है, मैं बिना कुछ सोचे सबसे पहले ये था कि सिलेबस पूरा करते हैं, तो मैं अपना सिलेबस पूरा किया सबसे पहले मैंने। फिर ये था कि हाँ देखते हैं प्रिपरेशन कितनी हुई, जैसे ही 60-70% प्रिपरेशन हुई थी, मैंने मॉक लगाने शुरू की कि देखते हैं कि जो अभी किया है उसमें रिजल्ट क्या आ रहा है। तो मैथ्स की तैयारी आपने कैसे की? मैथ्स की तैयारी सर सबसे वास्ट जो मैं कहता हूँ सिलेबस है वो मैथ और जीके का ही है। तो जीके को तो मतलब मेरा इनिशियल फेज था, तो मैंने ये सोचा कि जीके को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते क्योंकि वो पक्का नहीं है उसका कि होगा या नहीं। बट मैथ में ये था कि जो मैं कर लूँगा। एक्चुअली मेरे मैथ में ना 12th क्लास में 93 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, तो मैं मैथ में बढ़िया था। तो मैंने ये सोचा कि मैथ को ज़्यादा टाइम देते हैं। तो मैंने आपका टू बी ऑनेस्ट सर, मैंने टेलीग्राम पे बैचेस मिल रहे थे फ्री में, वो मैंने ग्रुप ज्वाइन किया। अच्छा। उसमें से क्लासेस डाउनलोड करता गया। अच्छा। वहीं से मैंने सारा सिलेबस किया। तो कौन सी वाली बैच जो है वो आपने टेलीग्राम से ली थी? चैंपियंस बैच था सर, एग्जैक्ट नंबर तो आई कांट याद नहीं है कौन सा वाला था। 16, 17, बस ये कंटेंट मिल रहा था तो कंज्यूम करते जा रहे थे। तो वहां से ग्रुप में ज्वाइन करके सारी वीडियोस डाउनलोड कर ली, शीट डाउनलोड कर ली और वहीं से तैयारी, वहीं से प्रैक्टिस करता गया सर। कैसी रही सारी मतलब कंसेप्ट्स आपको कितने क्लियर? कंसेप्ट मतलब जो पढ़ता था उसमें मैं पूरा फोकस देता था। तो जो बच्चा फोकस देगा ना उसका मतलब बस इतना है कि फोकस से पढ़ना है आपको। जो जिस चीज़ में आप फोकस से पढ़ोगे वो समझ आएगा। तो मेरा क्या हुआ था, जैसे मैंने आपका कंटेंट देखा, जो आपका पढ़ाने का स्टाइल था, जो तरीका था, आप एक एक बात को ये समझ के पढ़ाते थे जैसे मैं खुद समझ रहा हूँ पहली बार। ये मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। तो आप मतलब बेसिक से बेसिक चीज़ को बताते थे, तो उससे क्या था सारा टॉपिक ही क्लियर हो रहा था, कोई डाउट रहता ही नहीं था। हालांकि उसके बाद भी जैसे रिवीजन तो मस्ट है, रिवीजन करना पड़ता है। अगर कोई चीज़ें भूल जाता था तो रिवाइज करता था मैं उसको। उसके बाद भी अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं वीडियो दोबारा देखता था, उस टॉपिक को रीडू करता था, फिर उसी टॉपिक के पर्टिकुलरली क्वेश्चंस लगाता था। तो मैथ्स में जैसे आपने कहा कि सर एकदम आप बेसिक से बेसिक तक उठा के लेके जाते हो, तो बच्चों का एक ये भी सवाल होता है कि सर आप तो खाली बेसिक पढ़ाते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारा पढ़ा है। तो अब आप बताओ कि सिर्फ बेसिक होता है, बैच में क्वेश्चंस मॉडरेट होते हैं या टफ भी होते हैं, या सिर्फ हम बेसिक तक रहते हैं? क्योंकि रैंक 1 अगर आपकी आई है वहाँ तो बेसिक से तो नहीं आया होगा। उसके बारे में चूंकि मुझे लगता है जिसने खाया स्वाद वही बता सकता है। जी सर, ये बात तो सही है। तो उसमें क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बेसिक ही पढ़ाते हैं, वो ये है कि बेसिक से पढ़ाते हैं। अब जैसे मैंने पहले बोला कि सर ऐसे समझाते हैं कि जैसे वो खुद पहली बार समझ रहे हो, तो उससे क्या होगा कि बेसिक तो एक बार समझा दिया, उसके बाद धीरे धीरे जैसे लेवल को इंक्रीज किया जा रहा है, तो उसमें बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो बोर हो रहा है। लेकिन वो ये है कि प्रैक्टिस अगर साथ साथ में करें तो वो टॉपिक अगर पॉजिटिवली देखें तो वो टॉपिक वहीं पे खत्म हो सकता है। पहले बेसिक क्वेश्चन हो गए, उसके बाद थोड़े मीडियम लेवल के हो गए, फिर हार्ड लेवल के हो गए, उसके बाद जो डाउट बचा तो रीडू कर लिया उस टॉपिक को। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर मैं क्वेश्चंस को रिवर्स करके ऑर्डर पढ़ाना शुरू करूँ तो आपको लगेगा कि क्वेश्चंस के लेवल क्या है। चाणक्य ने जो है एक बड़ी प्यारी नीति अपनाई थी जिसको मैं अपनाता हूँ। उन्होंने विष कन्याओं को बनाया था, और विष कन्याओं को क्या किया था कि रोज थोड़ा थोड़ा वो जहर देते थे कि अगर उन्होंने अपना जूठा कभी किसी को खिला दिया तो वो व्यक्ति मर जाएगा। हमने कहा हम जहर वाला काम नहीं करेंगे, लेकिन हम थोड़ा दिमाग में कंसेप्ट डालते जाएंगे और थोड़ा लेवल बनाते जाएंगे कि एक वक्त में अगर कोई भी क्वेश्चन का किसी भी तरह का लेवल आता है तो बच्चा फोड़ पाए। और यही मेरे तरीके होते हैं हमेशा कि टाइप वाइज और लेवल वाइज पढ़ाने का, कि आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपके अंदर में कितने खतरनाक शक्तियाँ रखी हैं। ठीक है, मैथ्स में कैलकुलेशन को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि भाई सीपीयू के सवाल बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, वो कैसे आपने कमांड बनाया? कैलकुलेशन का एक्चुअली ये था कि मेरी
मेन जो इशू रह रहा था वो कैलकुलेशन में ही रह रहा था। उस पर मैंने ज़्यादा वर्क भी नहीं किया, उसी की वजह से मेरे जो 1-2 मार्क्स कटे हैं मैथ में, उसी की वजह से कटे हैं, और 1-2 सिली मिस्टेक की वजह से कटे हैं। तो मुझे लगता है कि एक वहाँ कमी रह गई, अगर मैं वो करता तो स्कोर बढ़िया रहता, मतलब कुछ ना कुछ बेटर ही होता। बट मैं सेटिस्फाई हूँ स्कोर से। मैथ्स की रिविजन की आपने कभी फॉर्मूला बुक पढ़ा आपने? फॉर्मूला बुक टू बी ऑनेस्ट सर, मैं फॉर्मूले मैं क्या था, बुक से ज़्यादा पढ़ नहीं पाता था। मेरी हॉबी ये थी कि भाई वीडियो देख लो, तो मैं वीडियो से ही रिवाइज करता था। मैं बुक वीडियोस को ही लूप में चला करके देखते उसमें ये था कि वीडियो चल रही है, बोल रहा है, तो उसमें फोकस बना रहता है। अब बुक में क्या है, कोई थोड़ी बहुत भी डिस्टर्बेंस हुई तो फोकस डाइवर्ट हो जाता था। तो मेरा यही था कि अपने ईयरफोन लगा लिए, वीडियो चल रही है, उसमें अगर वो समझ नहीं आता तो उसको पीछे रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, बट बुक में मेरा फोकस नहीं होता सर। मैथ्स के लिए बच्चों का क्या सजेशन है आपका? मैथ्स के लिए बच्चों को यही सजेशन है कि सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे ही 70-80% सिलेबस हो गया, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद मैं एक ये एडवाइस देना चाहूँगा बच्चों को कि अपनी कैलकुलेशन पे ज़रूर वर्क करना, क्योंकि इस बार सीपीओ में सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जिसकी वजह से जो कंपटीशन कहते हैं ना, कट थ्रोट कंपटीशन, वो होने वाला है सीपीओ में। और इस बार मेन यही है कि बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे, 35 क्वेश्चन लगभग सभी कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन वही कर पाएंगे जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि सीपीओ में तो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आते हैं। कभी किसी ज़माने में हमारे यहाँ कहते थे, जैसे हम लोग लैपटॉप लेके पढ़ाई करेंगे, मोबाइल लेके पढ़ाई करेंगे, तो मम्मी पापा ये नहीं देखेंगे पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, आगे पहले 2 थप्पड़ लगेगा। दिन भर देखो मोबाइल में घुसा रहता है, पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है। तो जैसे ये सारा पढ़ाई ऑनलाइन की है, तो आप लोग को कभी नहीं लगा कि ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं कि उसके आड़ में मोबाइल में मूवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? क्यों नहीं लगा? मतलब क्या हमारा विश्वास था, अगर फोन में पढ़ रहा है ये अलग चीज, कुछ नहीं देखी। अच्छा, मतलब ये लगता था कि पढ़ाई कर रहे हैं। 2-2 बजे तक पढ़े ये रात को, पूरा विश्वास था इसमें। ऐसा होता था कि मतलब डाउट तब होगा अगर रिजल्ट ना आए। मैं जब से मैंने पढ़ाई शुरू की थी उसमें मार्च में, उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली रिजल्ट दे रहा था। एक्चुअली मेरे लगभग 12-13 प्री एग्जाम्स क्लियर किए मैंने, जिसमें सीडीएस का भी एग्ज़ाम है, जिसमें इतना बढ़िया मैथ्स का लेवल होता है। उसके बाद मैं 2 बार सीडीएस क्वालिफाई कर चुका हूँ। एफकेट मैंने 5 बार किया है। उसके बाद सीजीएल भी 2 बार प्री किया है मैंने, और सीएचएसएल भी किया है। सीपीओ भी ये 2 अटेम्प्ट हो गए। दिल्ली पुलिस का भी किया था, और फर्स्ट एग्ज़ाम जो था मेरा एयरफोर्स का, वो भी सारे दिए हो। इतने सारे नौकरी निकालने पे तो घर वालों को हो जाता है, तो लगा हमारा सही ट्रैक पे है, कहीं कोई इधर उधर का रिजल्ट जो था वो मैं रिजल्ट दे रहा था सर। हाँ, वो फैमिली को जो तो होती है पता चल रहा था सेटिस्फेक्शन की हाँ राइट ट्रैक पे है। राइट ट्रैक पे है। इंग्लिश सीपीओ में एक बहुत अपने आप में बड़ा सिलेबस है। प्री में 50 नंबर और मेंस में 200 नंबर, 250 नंबर का वेटेज है। और कई बार जो है बच्चे चिढ़ भी जाते हैं जब हम ये कहते हैं हमारा स्टूडेंट रैंक लेके आया, तो कहते हैं अच्छा इंग्लिश वाले का नहीं लेके आया क्या, इंग्लिश का तो ज़्यादा वेटेज है मैथ से, फिर आप अपना हमारा क्या कहते हैं। हमने कहा नहीं, देखो हमारे सब्जेक्ट से आए तो हम अपना कहेंगे, इंग्लिश से आए इंग्लिश का कहेंगे। तो इंग्लिश वाले टीचर के हिस्से से भी मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ कि बता दो कि इंग्लिश की तैयारी कैसे की? इंग्लिश की तैयारी सबसे पहले तो सर जो आपने बात कही कि मैथ वाले को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं जबकि इंग्लिश का मेजर पोर्शन है, तो बच्चों की बात सही है कि मेजर पोर्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैथ के बिना सिलेक्शन ही हो जाएगा। सिलेक्शन अगर हो भी जाएगा बाई एनी चांस तो रैंक नहीं आएगी। तो रैंक लाने के लिए तो मतलब सिलेक्शन के लिए भी सारे सब्जेक्ट इक्वली लेने पड़ेंगे, तभी होगा। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इंग्लिश सर मैंने ऑनलाइन ही पढ़ी है। मेन ये था कि इंग्लिश में वोकैब मेजर पार्ट है, वोकैब, ईडीएम, सिनोनियम, ये सब कुछ मेजर पार्ट है। मैं एक बुक लेके आया पीवाईक्यू की, उससे फिर मैंने अपना वोकैब रटना शुरू किया। उसमें ये था कि मैं वोकैब के लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि वोकैब में सबसे बेनिफिशियल ये है कि आप डेली के जैसे 10 वर्ड उठा लो, दिन के 10 वर्ड पढ़े, अगले दिन कुछ भी नया पढ़ने से पहले उन 10 वर्ड को रिवाइज करो। उन वर्ड को ऐसे 3-4 दिन हो जाए तब तक रिवाइज करो, उसके बाद उनको छोड़ दो। अगर कोई हार्ड लग रहा है उसको मार्क करो। तो वोकैब का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि प्रीवियस जो रिवीजन है उसको करते रहो। और ईडीएम्स तो सर वैसे मैं ईडीएम्स को ऐसे करता था, डेली लाइफ से रिलेट करता था ईडीएम्स को। मतलब याद कैसे करते थे? वोकैबुलरी अपने आप में बड़ा कठिन है, साइनो भी है, एंटो भी है, वन वर्ड भी है, ईडीएम फ्रेजेस भी है। आज याद करो 4 दिन बाद भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसको हमेशा के लिए रिटेन कर पाना वो क्या है, वोकैब पढ़ने का सही तरीका क्या है? इसका मेरा सीक्रेट ये था कि मैं निमोनिक्स बनाता था सर, मेरी ट्रिक्स बना करके कि अगर मोदी कम है तो मोदी जी कम पैसा देते हैं तो मतलब कम हो गया। एक आपने एक एग्जांपल दिया था कि पेन चेंट, पेन को चाटते रहो और सोचते रहो, हाँ कि वो उसकी लाइकिंग से रिलेटेड है। तो मैं निमोनिक्स बनाता था, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली सर।
क्योंकि वो जो तो निमोनिक्स आपने है ना, वोकैब की भी वीडियोस देखी हैं? वोकैब की भी वीडियोस, वोकैब की वीडियो नहीं देखी सर एक्चुअली, मतलब सोचा वो तरीका वो बुक से पढ़ा है मैंने, उसमें मेरा बुक में फोकस बनता था। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि निमोनिक से पढ़ना अपने आप में एक सरदर्दी है, एक तो वर्ड भी याद करो, ऊपर से उसका ट्रिक भी याद करो, तो इसके ऊपर में आप क्या कहेंगे? वो सर मेरा मानना ये है कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे निमोनिक्स जो बनाते हैं ना, कई बच्चे क्या करते हैं, दूसरे के निमोनिक्स याद कर रहे हैं, वो सबसे बेकार तरीका है। जो ट्रिक बना रहे हो खुद की बनाओ, क्योंकि अगर जैसे फर्स्ट इंप्रेशन होता है, अब मैं कोई वर्ड देख रहा हूँ तो मेरा जो उस पर फर्स्ट इंप्रेशन आएगा, मैं उसी से निमोनिक बनाता था। तो अगली बार अगर वो वर्ड भूल भी जाता हूँ और वो वर्ड मैं दोबारा दिखा ही आता है, मेरे सामने आता है, तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन उस वर्ड को लेके वही रहेगा, मेरी थिंकिंग उसको चेंज नहीं होगी उस वर्ड को लेके। तो अपने आप वो रिलेट हो जाता है। अगर वो याद नहीं भी आ रहा तो हाँ, आइडिया आ जाता था कि ये इस चीज़ से रिलेटेड है। और सिनोनियम एंटोनियम को लेके मैंने एंटोनियम बिल्कुल छोड़ दिए थे, मैं करके गया था सिर्फ सिनोनियम। वर्ड्स के मीनिंग समझ लो तो साइनो एंटो बता पाओगे, हाँ, अलग से रटने की जरूरत नहीं। अच्छा, PQRS जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो PQRS में पूरे नंबर कैसे लाएं? PQRS सर अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है। हालांकि वो उसका बेस्ट तरीका ये है कि रीडिंग की जाए, जितनी रीडिंग हो सकती है उतनी की जाए। और उसका दूसरा तरीका ये है कि प्रैक्टिस और रीडिंग इसी से होता है उसका। तीसरी चीज़ इसमें ये है कि वोकेबलरी है, वो मेजर पार्ट प्ले करती है PQRS में, क्योंकि उसमें जैसे जंबल सेंटेंस में कोई वर्ड ऐसा आ गया जो बिल्कुल ही अलग सेंस बना रहा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये बीच में नहीं आएगा तो बिल्कुल लास्ट में आएगा। कॉन्ट्रेरी सेंटेंस है तो या तो फर्स्ट में होगा या लास्ट में होगा, तो वो कैब का भी उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है जंबल सेंटेंस। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, इसकी तैयारी आपने कैसे की और कैसे बच्चे तैयारी करें, कैसे मजबूत बनाए? इसका मेरा सोर्स यही था सर, PYQ। पूरा PYQ बेस्ड ही मैंने मतलब जितनी प्रैक्टिस की थी वो PYQ से की थी। उसके बाद सर मैंने आपकी एक रील देखी थी यूट्यूब पे ही, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो थी, उसमें आपने एक ऐप बताई थी एसएस इंग्लिश क्विज करके एक एप्लीकेशन सर, दैट वन। तो उसमें क्या था कि मैं मतलब टाइम को यूटिलाइज इतना करता था, जैसे यहाँ से मेरे 10 मिनट दूर लाइब्रेरी है। सेम मैंने वीडियो में यही बात कही थी, और मैंने हमेशा ये बात कही कि जैसे मैं लाइब्रेरी से घर जाता था, 12 मिनट 15 मिनट ऑटो का रहेगा, उस एप्लीकेशन को तुरंत खोलना और वहां पर देना। और बच्चों ने फीडबैक भी वहां दे रखा है कि आदित्य सर हैज रिकमेंडेड दिस एप्लीकेशन। तो आपने कैसे कैसे पढ़ाई किया? मैंने एग्जैक्टली ये किया सर, हालांकि ये रिकमेंडेशन नहीं ली मैंने आपसे कि वो रास्ते में पढ़ना है, वो मैंने आपसे इतना देखा है, वो हैबिट कि आ जाता है। हाँ सर ने ऐप बताई है, तो सबसे पहले मैं इस ऐप पे ही गया कि क्या क्या कंटेंट है। तो देखा कि भैया हाँ इसमें वो कैब है सारी, तो मन में ये आया कि पढ़ तो लेते हैं, रिवीजन भी जरूरी है। तो जैसे 10 मिनट दूर लाइब्रेरी थी, 4 चक्कर लगते थे, सुबह जाता था, दोपहर को खाना खाने वापस आता था, फिर वापस लाइब्रेरी और फिर रात को घर। तो चारों चक्कर में मैं क्या करता था, जाते हुए वो कैब याद कर रहा हूँ, एक दिन सिनोनियम, फिर अगले दिन इडियम्स कर लिए, वो रिवीजन में चलते दिए जा रहे हैं, सेक्शनल छोटे छोटे क्वेश्चन रास्ते में अपने उसको रिवाइज करता जा रहा हूँ। लाइब्रेरी 10 मिनट लगती थी तो बोर भी नहीं होता था, अपना बढ़िया चल रहा था, मतलब उससे रिवीजन अच्छा हो रहा था उस ऐप से। बहुत बढ़िया। तो सारी चीज़ें मतलब पहले से फॉलो की आपने और उसका पूरी तरीके से आपको फ़ायदा मिला। अब बात करते हैं अंतिम विषय आपके जीएस के ऊपर में, और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट चलेंगे। जीएस जो कि अपने आप में आज बच्चों के लिए एक मिस्ट्री बन चुका है कि पढ़े तो कहाँ से पढ़े। पता चल रहा है जिन मास्टर साहब से पढ़ रहे हैं उनको भी कह दिया जाए पेपर देने के लिए, तो पूरे नंबर उनके भी नहीं आएंगे। सवाल ना गलती ना मास्टर की है, गलती ना बच्चे की है, गलती एसएससी की है या फिर ऐसे सिलेबस की है जिसमें क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं पता ही नहीं चलता है। तो जीएस में आपका स्कोर क्या था और आपने पढ़ाई कैसे की? जीएस में मेरा स्कोर कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं था, अराउंड 25 थे, जो मतलब एक एवरेज स्कोर है। 30 तक होता तो सेटिस्फैक्ट्री स्कोर होता, हालांकि अभी स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव है। तो मैं क्या था, मतलब जीके ज़्यादा रिवाइज नहीं करता था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था जीके में। हालांकि पॉलिटी जैसा टॉपिक है वो तो है इंटरेस्टिंग, पर उसमें भी ये था कि आर्टिकल रटने हैं, वो एक टाइम के बाद तो याद हो जाते हैं, उल्टा सीधा होने लगता है, 14-18 सब उल्टा सीधा हो गया। वो एक टाइम के बाद ट्रिक करके वो तो याद हो जाते हैं, पर जैसे बायोलॉजी होगी, मैंने तो मैथ सब्जेक्ट से किए है 12, तो क्रोमोसोम लाइसोसोम समझ में आता है? नहीं सर, बस इतना पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल, पावर हाउस बोलते हैं, यस बस इतना पता है। बायोलॉजी में वो कभी कोर डेटा एनालिडाई कभी याद ही नहीं हुआ। आई यूज्ड टू हेट बायोलॉजी सर। अच्छा, उसके अलावा मैथ्स वालों को बायो से बड़ी नफरत होती है। उसके अलावा केमिस्ट्री वगैरह ठीक ठाक थी, बट उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे। तो सबसे पहले यही किया, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, बट हिस्ट्री में भी फैक्ट्स हैं तो उनको रिकॉल करना बार बार वो बड़ी हैसल होती थी सर। तो जीएस में मैं ना तो ज़्यादा एफर्ट लगाता था क्योंकि मेरा ये था भाई
250 नंबर की तो इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, ये है स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो मैंने इनमें अपना एफर्ट लगाया सबसे ज़्यादा। हालांकि जीएस में ठीक ठाक स्कोर बन गया। ठीक ठाक स्कोर। बच्चों के लिए सजेशन क्या रहेगा? जीएस वो कैसे पढ़े? बड़ा परेशान रहते हैं, करंट अफेयर भी और स्टैटिक भी, और ये सारा तालमेल बिठाना। तो 2-3 मिनट में आप थोड़ा इनको स्ट्रेटजी बताओ जीएस की। जीके की स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से ये रहेगी, सबसे पहले अगर मैं दोबारा तैयारी अगर बाई चांस करनी पड़ जाए तो स्टैटिक करूँगा मैं, क्योंकि वो पोर्शन है प्योर रटने वाला। उसको जितना जल्दी ख़त्म किया जा सके रट के, उसको सबसे पहले इसलिए रटना है क्योंकि बाद में वो रिवाइज हो सकता है। उसको एक बार याद कर लिया पूरा, फिर थोड़े दिन बाद रिवाइज हो गया। उसके बाद करंट अफेयर की अगर, वैसे तो अभी ज़्यादा वेटेज है नहीं, 2022 की करंट अफेयर अभी के एग्जाम में पूछता है कौन से कॉमनवेल्थ में किसको गोल्ड मेडल मिला था, कितनी वेट कैटेगरी में था। सो ये रिडिकुलस क्वेश्चंस होते हैं जीके में, तो उनका कुछ किया भी नहीं जा सकता, ना ही इतना डाटा याद किया जा सकता है। तो मेन जो फोकस होना चाहिए वो कोर सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए। जैसे पॉलिटी है, सभी बच्चों की फेवरेट होती है ऑलमोस्ट। पॉलिटी में आर्टिकल्स हैं वो एक टाइम के बाद याद हो जाते हैं। ज्योग्राफी है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ज्योग्राफी ऐसे फ्लो में पढ़ते पढ़ते याद हो जाती है। उसके बाद बायोलॉजी का तो मैं कोई एडवाइस दे नहीं सकता सर। ये जो एसएससी की तैयारी है, मैंने जहाँ तक समझा और मैंने खुद भी पेपर दिया तो फेस भी किया है कि इसमें डिमोटिवेशन बहुत आता है। कई बार मार्क्स अच्छे आ गए तो लगता है सेलिब्रेट करें, और कई बार अगर ख़त्म नंबर आ गया ना तो घर वाले सवाल पूछे ना पूछे, खुद में 4 सवाल आ जाता है कि भाई हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो एक डिमोटिवेशन वाला जो फेज रहता है तो बड़ा खतरनाक रहता है। तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? देखिए ये सब सर अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ ए जर्नी। तो ये सब होगा, आप किसी दिन बहुत बढ़िया भी नंबर आएंगे, उस दिन भी आपको यकीन नहीं होगा। किसी दिन कम नंबर भी आएंगे, उस दिन भी आपको लगेगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब इतने कम नंबर, यकीन नहीं होगा। तो ये सब जर्नी का पार्ट है, बस डटे रहना है। उस टाइम स्ट्रगल करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन एसएससी में एक बढ़िया पोस्ट लेनी है। बढ़िया पोस्ट लेनी है तो अब चूँकि अब आप दरोगा बनने वाले हैं और मम्मी भी यहीं पर हैं और मामा भी यहीं पर हैं, तो क्या आप लोगों को वो पल का इंतजार है जब ये वर्दी में आएंगे यहाँ पर? हाँ भाई, पल का इंतजार तो है ही। एक्साइटेशन अंदर से पूरा होगा। बिल्कुल है, हाँ। क्यों नहीं है। और इससे पहले तो एक रिलायंस वाला भी हो रहा है इसका। हाँ, रिलायंस की नौकरी इनकी हो रखी है। हाँ हो रहा है। तो आपके लिए कौन सी नौकरी बेहतर है, रिलायंस वाले, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर वाले? दिल्ली पुलिस वाली है। लेकिन ये तो फिर दिल्ली में रहेंगे, नौकरी वहाँ करेंगे। कोई बात नहीं, दिल्ली हमसे कोई दूर है क्या? वो भी तो है लड़का, वो तो दिल्ली से संडे को आ जाता तो है। आप बताइए हमको कि आपके 2 बेटे हो गए, एक ऑलरेडी दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, हाँ। ये भी कर लेंगे, हाँ। तो फिर आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? फिर मैं इनके साथ चली जाऊंगी। साथ चले जाओगे तो वहीं पर फिर बहू ब्याह करके वही रहोगे? मतलब हाँ, उधर भी रह लेंगे, इधर आ जाएंगे, कभी इधर भी आ रह जाएंगे, ये लेंगे। भी रहेंगे। तो लड़की वड़की मतलब देखिए अब इनके लिए शुरू करिए बाप रे। अभी तो शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत उधर से होगी कि इधर से होगी? इधर से होगी अच्छा, पहले। बढ़ेगी उसकी बाद में उनकी बाद में होगी। तो नहीं, काफी सारे बच्चे भी वीडियो देख रहे होंगे, तो कुछ लड़की की कुछ स्पेशल डिमांड हो इनके लिए तो बता दीजिए। डिमांड तो क्या है? मतलब किस तरह की लड़की होनी चाहिए थोड़ा बता दो। बस नहीं तो संस्कारी मुस्कुराओ मत, लड़की, हम बात कर रहे हैं। संस्कारी लड़की होनी चाहिए। संस्कारी लड़की होनी चाहिए, चलो बहुत बढ़िया बात। हम खुद सीधे साधे हैं, हाँ, ऐसे परिवार वाली सीधे लड़की साधे चाहिए कहती हमको। सारी हैं, होता नहीं है, बाद में चूल्हा चौका अलग हो जाता ना, है। मैं ना, खुद ऐसी इस कोई बात से बात डरा नहीं, हूँ। हमारे पीछे से ही ऐसा ही संस्कार है। अच्छा, हाँ मतलब सीधे साधे रहे, सीधे सेवा साधे। करते रहे, इनकी भी सेवा करते रहे। हाँ। चलो बच्चों, आप लोगों में भी यही कह रहे हैं, आपके जन परिचित में कोई अगर हो तो जरूर भाई के लिए रिश्ता कमेंट बॉक्स में भेजना। भाई एक वो भी है, उसके लिए भी अच्छा, बोलना। इनके लिए दिल्ली पुलिस का है, दोनों का साथ करेंगे हम ये तो। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लग चुके हैं और ये कांस्टेबल है, हाँ, ठीक है। और दोनों का साथ हाँ, करेंगे। बाकी बिल्कुल हमारे इंक्वायरी नंबर पे आप रिश्ता भेजिए, बाकी की फरमाइश आगे हम वहाँ बता देंगे पूछ करके, ठीक है। हाँ, लड़का बहुत साफ सुथरा है, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, और माता जी का कहना चाहिए लड़की बहुत सुथरी चाहिए, ठीक है। कुछ आपकी भी फरमाइश हो तो बता सकते हो, हाइट वाइट, मतलब कुछ कलर वाला? तो कुछ भी नहीं सोचा है। चलो बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा देख करके। अब सोचिए कि दिल्ली में अब ये दरोगा के पद पे होंगे, तो जिस दिन ये पहले दिन नौकरी करने जाएंगे, कोई एक ऐसी सलाह जो आप इनको देना चाहेंगे? सलाह यही देंगे कि ईमानदारी से ड्यूटी करना बेटा। ठीक है। हाँ, और क्या सलाह रहेगा आपको इनके लिए? बस यही है, अपना खुद का ख्याल रखो हम्म, और अच्छे से अपने दादा दादी के पास फोन करो, और टाइम मिलता है तो अपने और रिश्तेदारी उनके पास फोन करो, और संस्कारी बन के दिखाना। इसके पापा के संस्कार बहुत अच्छे थे, यूनिट से अब भी इतनों का फोन आता है कि देवराज सर जैसे हमें यूनिट में कोई एक आदमी मिला हो। कोई एक आदमी। हाँ, आपने बड़ी मेहनत की, 2 बच्चों को पालना और आज इस मुकाम पर देखना, कैसा महसूस होता है आपको कि आज आपके दोनों बेटे सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में?
वैसे तो गर्व तो है ही बेटों पर दोनों अच्छे से सेट हो गए। हाँ। यही ज्यादा टेंशन होती है बच्चों की तो। आप इनके मामा जी हैं, आज जब इनका रैंक 1 आया वहाँ पे तो आसपास के लोग भी आपके पास में काफी ज्यादा आए होंगे, कुछ हाँ पड़ोस के भी और भी लोगों जी। के। तो उनकी बातों को सुन करके क्या लगा आपको, मतलब कितना गर्व महसूस हुआ इनके ऊपर में, और क्या इससे समाज में हर तरफ खुशियों का माहौल रहता है? जी बिल्कुल खुशी का माहौल है। हाँ। और मैं एक अपने दिल से बात बताऊं तो जैसे ही मेरे को पता चला हाँ। तो मेरे को इनके पापा जी एकदम से मेरे को मतलब ऐसे लगा, हालांकि मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ। हाँ। और मैं और इनके पापा जी ने 18 ईयर साथ में नौकरी की है। अच्छा, 18 साल जी एक साथ नौकरी की आपने? जी। तो मेरे को एकदम से ऐसे लगा कि भाई आज अगर हमारे बीच देवराज साहब होते तो वो कितने खुश होते, बहुत ज्यादा। तो और लोगों ने आपको काफी दूसरे खुश देवराज जी इनके अंदर दिखेंगे जिस दिन ये वर्दी पहन करके आएंगे ना, और जब ये कदम रख रहे होंगे घर के अंदर दिख रहे हैं वो देवराज साहब में तो शक्ल भी मिलती है इनकी। हाँ, तो उस दिन आपको एक और देवराज हाँ, साहब बिल्कुल। दिखेंगे, एक नया देवराज साहब, हाँ हाँ जो नहीं उसूलों पे चल करके देश की सेवा जी करें। बिल्कुल। और यूनिट से भी मेरे पास भी फोन आए हैं हम्म, कि भाई हमारी तरफ से बच्चे को शाबाशी देना। हम्म, तो बहुत सारे जो अभी यूनिट बठिंडा में है हमारे, हाँ, जिस पैंट्स यूनिट जो हमारी आर्मी की थी वो अभी बठिंडा में है, तो वहाँ से भी 6-7 के तो मेरे पास कॉल आ लिए कि भाई जैसे टाइम मिले हम आ रहे हैं, बातचीत करेंगे बच्चे से। पूरे भारत के बच्चे आप लोगों को देख रहे हैं, कुछ आप लोग सजेशन उनको देना चाहें तैयारी को लेकर के, कुछ कहना चाहें, या उनके माँ बाप को कुछ कहना चाहें तो बताइए आपको। भाई मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। भाई अपनी लगन से पढ़ो, जैसे मनीष ने बताया और सर ने जो बातचीत की आपस में डिस्कस हुई, तो दोनों ही ये इंटेलिजेंट हैं। सर भी जैसे मनीष ने पहले बोला था कि दोनों की मेहनत होती है, सिर्फ बच्चे की नहीं होती, टीचर की भी उतनी ही मेहनत होती है। और जब टीचर को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब वो उनको पढ़ा रहे हैं, उनका रिजल्ट इस टाइप से आता है कि भाई नंबर 1 रैंक लेके आ रहे हैं, तो टीचर्स के लिए भी बहुत बड़ी बात है। उनके लिए बच्चे से भी ज़्यादा खुशी होती है, जो रैंक लेके आए उससे भी ज़्यादा खुशी टीचर को होती है। तो आपको भी ये मौका मिले कि आपके पास में भी ऐसे टीचर आए, ऐसे इंटरव्यू हो, तो दिल लगा के पढ़ो। कभी भी ये मत सोचो कि अभी 2 घंटे पढ़ लिया तो बहुत है। जैसे मनीष पूरा दिन में 1 घंटा ही रेस्ट करते थे, तो इनको फॉलो करो, अच्छे से पढ़ो, इनकी बातों को फॉलो करो। जब इनका रैंक आया है आप भी फॉलो करोगे, बात करोगे, सर ने जो बताए उन गाइडलाइन उन बातों को फॉलो करो। जैसे ये टेलीग्राम पे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो तो इनकी बातें थी, लेकिन आप पढ़ो, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। चलो मनीष, लास्ट सजेशन आपका हमारे चैंपियंस के लिए, आप क्या देना चाहेंगे? मेरा सर आपके चैंपियंस के लिए यही सजेशन रहेगा कि जो स्ट्रगलिंग फेज है उसमें बस डटे रहना है, हो जाएगा। खुद पे विश्वास होगा तो हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया भाई। पहली बात विश्वास की है भाई। विश्वास की, हाँ, अपने ऊपर विश्वास रखो तो बिल्कुल। इसको खुद पर विश्वास था कि मैं ये कर लूंगा। इसके पापा भी यही बोलते थे कि ये देखिए एक दिन अच्छा बन के दिखाएगा। तो मेरे भाई, आप लोगों को कैसा लगा इंटरव्यू, आप लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और मैंने कोशिश की हर वो सवाल आपके हिस्से की पूछने की जो आप पूछना चाहते थे। शब्द आपके थे, जुबान मेरे थे, उत्तर इनकी अपनी भाषा में थी, और आप लोगों को सारी तरीके से सेटिस्फाई ये कर पाए। ठीक है, बढ़िया से भाई तैयारी करो, हम सभी लोग आपके साथ में हैं, चाहे वो मनीष है, चाहे वो मैं हूं, या मेरा पूरा रैंकर्स गुरुकुल टीम है। ठीक है, आपके पढ़ाई के लिए हम लोग हर कुछ करने को तैयार है, बस आप लगन अपने अंदर में रखो, आप अपने ऊपर में विश्वास रखो। और मैं आपको एक बात की यकीन दिलाऊं, जैसे मम्मी ने भी कहा कि अगर अपने ऊपर में विश्वास है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। तुम जीतोगे ही जीतोगे। वहां पे थोड़ा वक्त लंबा लग सकता है, थोड़ा वक्त और लग सकता है, लेकिन तुम्हारी सफलता निश्चित है। विश्वास रखिए अपने ऊपर में, अपने तैयारी के ऊपर में, अपने शिक्षकों के ऊपर में, अपने नोट्स के ऊपर में, और यकीन मानिए एक दिन सिलेक्शन आप ही का होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।